हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। आज हम बात करेंगे व्यंजन संधि के विषय में। इसके पहले हमने जो है स्वर संधि के बारे में पढ़ लिया है। अगर आप में से किसी ने मेरी पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा। वहाँ पे स्वर संधि से रिलेटेड जितने भी वीडियोस पड़ी हैं, 2 वीडियोस हैं, आप दोनों को देखिएगा। उसमें स्वर संधि के जो 8 स्वर संधियाँ बताई गई हैं, जिसमें से अगर हिंदी की बात की जाए तो हिंदी की 5 संधियाँ, हिंदी में जो है स्वर संधियाँ जो हमें पढ़नी होती है वो 5 रहती हैं। लेकिन अगर हम संस्कृत व्याकरण की बात करें तो संस्कृत व्याकरण में हमें जो है 8 संधियाँ पढ़नी रहती है स्वर संधि के अंतर्गत। तो उन 8 संधियों का जो अध्ययन है वो हमने पिछले की वीडियो में कर लिया है और आज हम बात करेंगे व्यंजन संधि के विषय में। देखिए, आप लोग संधियाँ जो है थोड़ा टफ पड़ता है और इसमें जो है नियम वगैरह जल्दी याद नहीं होते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा आप समझने का प्रयास कीजिएगा। और बस सूत्र अगर आपको याद रहेगा ना तो आपको नियम रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर सूत्र याद रहेगा तो सूत्र की सहायता से आप उस चीज़ को समझ जाएंगे कि इस सूत्र में कहा गया है। और जब उसकी तरीके से आप समझेंगे, जैसे आप रीजनिंग सॉल्व करते हैं ना, रीजनिंग में जैसे आप दिमाग का यूज़ करते हैं, वही चीज़ है। अगर आप संस्कृत व्याकरण को समझना चाहते हैं तो आप समझिए कि ये एक रीजनिंग है, इसमें रटने वाली कोई चीज़ नहीं है। तो आप उस तरीके से इसको पढ़ने का प्रयास कीजिए, कभी इसमें से संधियाँ आपकी गलत नहीं होंगी। मैंने बहुत लोगों से पूछा, लोगों का यही जवाब रहता है कि संधियाँ जो है बहुत दिक्कत करती हैं। एक नंबर का रहता है लेकिन दिक्कत हो जाती है जब परीक्षा में आता है तो गड़बड़ कर देते हैं हम कि भैया किसमें स्वर संधि है, किसमें व्यंजन संधि है, तो किसमें विसर्ग संधि है। तो चलिए आज हम बात करते हैं व्यंजन संधि के विषय में। बने रहिएगा आप शुरू से अंत तक। और चलिए बस स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। तो सबसे पहले देखते हैं व्यंजन संधि। और जब व्यंजन संधि की हम बात कर रहे हैं तो पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं। कहते हैं कि व्यंजन के बाद कोई व्यंजन वर्ण है तो व्यंजन वर्ण के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार यानी कि जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। विकार मतलब क्या होता है? परिवर्तन। तो कहते हैं अगर कोई व्यंजन वर्ण आया है और उसके बाद जो है या तो स्वर वर्ण हो या फिर व्यंजन वर्ण हो, तब जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। स्वर संधि में क्या था? उसमें जो है स्वर के बाद स्वर ही आता था, पर व्यंजन में क्या है? व्यंजन में पहले व्यंजन है, उसके बाद स्वर या व्यंजन कोई भी आ सकता है। एग्जाम्पल देखिए नीचे, इससे आपको समझ में आएगा। जैसे लिखा है वाक धन ईशः बराबर वागीशः, ये आपका संधि बन गया, ये संधि विच्छेद हुआ। तो इसमें देखिए जो का वर्ण है ये क्या है? ये व्यंजन है, आप भी जानते हैं, तो ये आया व्यंजन। और ई जो है ये क्या है? ये स्वर है। तो देखिए नियम के हिसाब से व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन, तो इस वाले नियम में पहला वाला नियम मतलब इस वाले जो ये वाला जो शब्द है इसमें क्या लागू हो रहा है? व्यंजन, और उसके बाद स्वर शब्द आया है। और दूसरा एग्जाम्पल कहता है कि सत धन चित बराबर सच्चित, ये बना आपका। तो इसमें देखिए जो ता वर्ण है ये क्या है? अगर कोई पूछेगा इसमें ता वर्ण क्या है, क्योंकि हलंत लगा हुआ है, तो आप कहेंगे पूर्ण व्यंजन है ये। और अगर इसमें पूछा जाए चा वर्ण क्या है, तो ये भी आपका व्यंजन है कि नहीं? ये भी आपका व्यंजन है। तो नियम कहता है व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन, तो स्वर इस वाले में आया और व्यंजन के बाद व्यंजन इस वाले में आया, यानी कि व्यंजन के साथ व्यंजन आए तो भी व्यंजन संधि ही बनती है। इसको एक और तरीके से आप समझ लीजिए। देखिए मैंने बनाया कि जैसे व्यंजन वर्ण है और व्यंजन के वर्ण के बाद चाहे स्वर वर्ण आए चाहे व्यंजन वर्ण आए, दोनों ही परिस्थितियों में कौन सी संधि होती है? वो होती है व्यंजन संधि। इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा व्यंजन संधि कहाँ पर होती है। अब हम बात करते हैं व्यंजन संधि के विषय में कि जैसे व्यंजन संधि है उसके कितने कौन कौन सी संधियाँ जो हैं वो व्यंजन संधि के अंतर्गत आती हैं। जैसे स्वर संधि की हम बात करते हैं तो उसमें आपने पढ़ा है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, आयाद संधि, यड़ संधि, ये सारी की सारी जो संधियाँ हैं वो स्वर संधि के अंतर्गत आती है। वैसे बात करते हैं व्यंजन संधि की, तो इसमें जो पहला है वो है इष्टुत्व संधि। क्या है? इष्टुत्व संधि, ये संधि का नाम है।
और इस संधि के नाम का जो सूत्र है वो है स्तोश्चुनाश्चु। क्या है? स्तोश्चुनाश्चु। इसको पढ़ने का तरीका भी थोड़ा सा समझिएगा, क्योंकि जल्दी इसका जो उच्चारण है वो हो नहीं पाता है, तो शायद मेरे द्वारा भी थोड़ा सा उच्चारण गलत ही हो जाए, पर आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ये जो संधि है वो है इश्चुत्व संधि, और इसका जो सूत्र है वो है स्तोश्चुनाश्चु। ये इसका सूत्र है। अब इसको हम समझने का प्रयास करते हैं, ये सूत्र जो है क्यों लिखा गया है, इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे जो स्तु शब्द लिखा है, इससे आप समझिएगा, ये जो सा है, आधा सा आपको दिख रहा है ना, तो ये जो सा है इसका मतलब होता है सकार, ठीक है। और जो आधा ता है, इसका मतलब यहाँ पे प्रदर्शित करता है ता वर्ग। ता वर्ग, वर्ग मतलब ता वर्ग में जितने भी वर्ड आते हैं, ता, था, दा, धा, ना, ये सारे वर्ड ता वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो ता वर्ग इसलिए कहा गया। तो यहाँ पे मैंने इसको क्लियर किया। सकार से आप ले लीजिएगा सा, क्योंकि यहाँ व्यंजन चल रहा है तो ये व्यंजन वर्ड ही है, इसमें स्वर का मेल कहीं नहीं हुआ है। ता, था, दा, धा, ना, ये ता वर्ग हो गया इतना, और ये हो गया आपका सकार। तो स्तु समझ में आया? स्तु के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आए? ये इतने वर्ड आते हैं। कहते हैं अगर ये वर्ड आते हैं तो इनके स्थान पर इश्चु क्या होता है? इश्चु हो जाता है। इश्चु मतलब क्या हुआ? ये जो तालव्य शा है ना, तालव्य शा आधा है, तो यानी कि ये तालव्य शकार हो गया और चा वर्ग हो गया। चा वर्ग का मतलब चा वर्ग में जितने भी वर्ड आते हैं, जैसे आते कौन कौन से हैं? ये है आपका तालव्य शा, ये वाला तालव्य शा आधा, और चा वर्ग में आपके आ जाएंगे चा, छा, जा, झा, या, ये सारे वर्ड आपके चा वर्ग में आ जाएंगे। तो कहते हैं अगर दंत सकार और ता वर्ग हैं तो उसके स्थान पर वो तालव्य शकार या फिर चा वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। मतलब कि अगर सा है तो वो शा में परिवर्तित होगा, सा है तो शा में होगा, ता है तो चा में, था है तो छा में, दा है तो जा में, धा है तो झा में, ना है तो इया में परिवर्तित होगा। पहले नियम पढ़ते हैं कि नियम क्या कहता है, इसके बाद तो आपको स्तो और इष्टु तो समझ में आ गया। अब नियम क्या कह रहा है कि सकार या ता वर्ग, ध्यान दीजिएगा, दंत सकार की बात हो रही है। सकार या ता वर्ग के पहले या बाद में सकार या चा वर्ग का योग होने पर सकार के दंत सा के स्थान पर तालव्य शा व ता वर्ग के स्थान पर चा वर्ग हो जाता है। ये नियम कहता है। नियम कहता है सकार या ता वर्ग के पहले या बाद में, चाहे पहले हो चाहे बाद में हो, क्या चीज हो? शकार या चा वर्ग का योग हो, तो वहां पर दंत सा के स्थान पर तालव्य शा व ता वर्ग के स्थान पर चा वर्ग हो जाता है। अब इसको हम समझने का प्रयास करते हैं कैसे। एग्जाम्पल देखिए, जैसे लिखा है रामस सेते, रामस शेते लिखा है ना। अब यहाँ पे आपका क्या है? ये दंत सा है, दंत सा है ना, और इधर भी क्या है? इधर ये तालव्य शा है। तो नियम कहता है कि दंत सा या फिर ता वर्ग के बाद या पहले, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? दंत सा, या यहाँ पे दंत सा है और दंत सा के बाद कौन सा शा आ रहा है? तालव्य शा। नियम कहता है दंत सा या ता वर्ग के पहले या बाद में, तो नियम के हिसाब से यहाँ पे बाद में आ रहा है दंत सा के क्या चीज? शकार या चा वर्ग। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? शा आ रहा है, यानी कि तालव्य शा आ रहा है, तो ये तालव्य शा है। तो नियम यहाँ पे देखिएगा, यहाँ कहता है दंत सा के स्थान पर तालव्य शा, और अगर ता वर्ग कोई है तो उसके स्थान पर चा वर्ग हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दंत सा है, तो ये दंत सा नियम के हिसाब से ये कौन सा शा होना चाहिए? यहाँ पे तालव्य शा होना चाहिए। तो बस तालव्य शा आप रख दीजिए और इसको जोड़ लीजिए, तो बन गया रामश, और ये अधूरा शा है तो यहाँ पे स्वर नहीं लगा है तो आधा शा हो गया, फिर शेते हो गया, तो ये आपका बन गया व्यंजन संधि हो गई। अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, लिखा है सत धन चित, ठीक है। अब इसमें ता है यानी कि ये ता वर्ग है। नियम कहता है सकार या ता वर्ग, तो यहाँ पे सकार वाला आपने देख लिया, अब ता वर्ग का देखिएगा। ता वर्ग के पहले या बाद में, तो ता वर्ग पहले मिला, इसके बाद में कौन सा वर्ग आया है? ये चा वर्ग आया है ना,
तो कहते हैं अगर चा वर्ग आ रहा है तो ये जो है चा वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। तो ता वर्ग जो है, ता जो है ये चा वर्ग में परिवर्तित होगा। तो ता के स्थान पे क्या हो जाएगा, चा हो जाएगा। तो बन जाएगा सच्चित बन जाएगा। क्या बनेगा, सच्चित बनेगा। और आप सोच रहे होंगे अगर यहाँ पे ता ना हो करके था दिया होता तब क्या होता। तो अगर था दिया होता भैया तो यहाँ था के स्थान पे आपका छा बनता, था के स्थान पे छा परिवर्तित होता। क्यों, क्योंकि आप देखिए यहाँ मैंने क्या बताया था, अगर सा है तो उसकी जगह शा आएगा, ता है तो उसकी जगह चा होगा, था है तो उसकी जगह छा होगा, दा है तो उसकी जगह जा होगा, धा है तो उसकी जगह झा होगा, और ना है तो उसकी जगह या होगा। अब इसको एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये तीसरा एग्जाम्पल है याच धन ना। याच धन ना, इसमें देखिएगा जो ना है इसमें क्या है, इसमें चा जो है ये पहले आ गया। नियम क्या कहता है, सकार या ता वर्ग के पहले या बाद में। तो यहाँ आप जानते हैं ना किस वर्ग में आता है, ता वर्ग में आता है ना, यानी कि ता वर्ग के पहले आ गया है आपका चा वर्ग। ये चा वर्ग का है चा, और ना जो है ये ता वर्ग के अंतर्गत आता है। तो नियम के हिसाब से क्या कह रहा है, यहाँ पे ये चीज पहले आई है। तो लेकिन परिवर्तन कहाँ होगा, परिवर्तन हमेशा सकार या फिर ता वर्ग वाले से परिवर्तन होगा। तो ये ता वर्ग का है, चा वर्ग का परिवर्तन नहीं होगा, ता वर्ग का होगा। तो ता वर्ग में आपका ना शब्द आता है, और नियम कहता है ना वर्ग किसमें बदल जाएगा, वो बदल जाएगा या में। अब कहेंगे कैसे, तो आप फिर से देख लीजिए, यहाँ पे जो नियम लिखा है मैंने, ना किसमें परिवर्तित होगा, या में परिवर्तित होगा। तो इस हिसाब से जब ये या में परिवर्तित हुआ देखिएगा, तो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे आपने लिया साज और ये आधा चा है, तो आधा चा लिया, और या है, या में जब आ बड़ा आ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, साचा। क्या बनेगा, सॉरी साचा नहीं, याच्या, याच्या बन जाएगा। तो ये आपका जो है कौन सा व्यंजन बना, ये आपका जो है व्यंजन संधि में जो है इष्टत्व संधि बनी। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से इसको रिपीट करके सुनिएगा, आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आगे कहते हैं कि इससे सिद्ध हुआ कि सकार और ता वर्ग पहले हो या बाद में उसके स्थान पर ही सकार या चा वर्ग होगा। अभी आपने जो चीज बनाई है उसी को मैंने यहाँ शब्दों में लिख दिया है। इसके और उदाहरण है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे सद धन जनः बराबर सज्जनः बना, कस धन चित बराबर कश्चित बना, उद धन ज्वलः बराबर उज्ज्वलः बना, उत धन चारणम बराबर, देखिए ये चा है, ये चा वर्ग का ही है। ठीक है, ये जा है, ये भी चा वर्ग का है, ये भी चा वर्ग का है, और ये भी चा वर्ग का है। तो परिवर्तन इसमें हो रहा है सब में, ये आप देख रहे हैं ना। अगर ये चीज इधर होती तो परिवर्तन हमेशा परिवर्तन किसमें होगा, दंत सा या फिर ता वर्ग होगा, उन्हीं में परिवर्तन होगा। और ता वर्ग मतलब यहाँ पे आप समझिएगा, जब भी मैं ता के साथ वर्ग शब्द का प्रयोग कर रही हूँ, यानी कि ता वर्ग में जितने भी वर्ड आते हैं उन सभी की बात हो रही है। ये चीज समझने का प्रयास करिएगा और शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। तो ये बन जाएगा उत धन चारणम बराबर उच्चारणम। अब हम देखते हैं दूसरी संधि जो है व्यंजन संधि में, वो है इष्टुत्व संधि। अभी हमने क्या पढ़ा है, इष्टुत्व संधि पढ़ी है ना। अब हम देखते हैं इष्टुत्व संधि। और इष्टुत्व संधि का अगर हम सूत्र की बात करें तो इसका जो सूत्र है, ये सूत्र को आप अंडरलाइन कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आपको सूत्र याद रहा ना तो आप कभी गड़बड़ नहीं करेंगे कि किसमें कौन सी संधि है। तो इसका सूत्र है स्तोष्टु नाष्टु। क्या है, स्तोष्टु नाष्टु, ये इसका सूत्र है। अब इसका क्या मतलब होता है, आपने अभी पीछे ही पढ़ा है। इस्तु का मतलब मैंने आपको बताया। इस्तु का मतलब हो गया सकार प्लस ता वर्ग, सकार और ता वर्ग, ये इस्तु का मतलब हो गया। और कहते हैं इस्तु के स्थान पर इष्टु यानी कि शकार या और ता वर्ग होता है तो इष्टु के योग में किसके, अगर ये होता है तो इसके स्थान पर ये वर्ग होगा। किसके योग में, इष्टु के योग में। अब इसको समझिएगा ये कह क्या रहा है। देखिए मैंने नीचे इसको एक्सप्लेन किया है। जैसे
इस्तु, इस्तु मतलब आप समझ गए दंत सा और ता वर्ग। तो यहाँ मैंने लिया है दंत सा और ये हो गया आपका ता वर्ग। ये पहले वाले लाइन का जो है इसको हम क्लियर कर रहे हैं कि पहले वाले का मतलब क्या है, ये मैंने पहले भी बताया है। तो ता था दा धा ना ये आपका ता वर्ग हो गया। कहते हैं अगर इसमें से कोई वर्ड आ रहा है तो इसके स्थान पर इष्टु, इष्टु मतलब दंत सा की जगह पे मूर्धन्य सा होगा, ता की जगह पे टा होगा, था की जगह पे ठा होगा, दा की जगह पे डा होगा, धा की जगह पे ढा होगा, ना की जगह पे डा होगा। ये आदेश होगा। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, ऊपर वाली लाइन सेम थी, बस नीचे वाले में क्या था, यहाँ सा की जगह पे यहाँ पे तालव्य सा हो गया था और इसमें टा वर्ग की जगह पे आपका चा वर्ग हो गया था, क्योंकि वो शा और चा का परिवर्तन दिखा रहा था। यहाँ पे जो है इस्तोष्टु नाष्टु जो है इसमें शा और टा में परिवर्तित होगा। बस शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। इस्तोष्टु नाष्टु जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिखेगा, उसमें जो परिवर्तन होता है वो तालव्य शा और चा वर्ग में होता है। इसमें जो परिवर्तन हो रहा है यहाँ पे आपको सूत्र में दिख रहा है ना, ये आपको समझ में आ रहा है ये कौन सा शा है, ये मूर्धन्य शा है और ये टा वर्ग है। तो यहीं से आप पकड़िएगा, इसमें जो परिवर्तन होगा वो मूर्धन्य शा और टा वर्ग में होगा परिवर्तन, मतलब परिवर्तित होके इस रूप में बनेगा। परिवर्तन तो इसमें होगा लेकिन परिवर्तित होगा इसी रूप में बनेगा, इसी रूप से परिवर्तित हो जाएगा। ये चीज़ आप समझिएगा। और इसमें ध्यान देने की एक बात है कि मैंने इसको लिखा भी है, सकार ता वर्ग के पहले या सकार ता वर्ग के बाद में शकार टा वर्ग होने पर दंत सा के स्थान पर मूर्धन्य सा होगा। वही चीज जो मैं आपको समझा रही हूँ, उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे शब्दों में मैंने लिख दिया। अगर आप में से कोई नोट्स भी बना रहा है मेरी वीडियो को देख करके, ताकि उन्हें जो है आगे चल के कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे बहुत दिक्कत करती थी, इसलिए मैं इन सब चीज़ों को लिखती रहती थी। अगर आपको भी कभी मान लिया कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है लेकिन मैं समझा रही हूँ तो आपको समझ में आ रहा है, तो आप उस चीज़ को अपने शब्दों में ज़रूर लिखिएगा। इससे क्या होता है कि बाद में जब आप कभी कॉपी अपनी नोटबुक खोलेंगे तो आपको फौरन समझ में आएगा ये किस वजह से हुआ है। हमेशा रट के चीज़ें नहीं याद की जाती हैं। जब भी कोई चीज़ समझाई जाती है ना, तो आप ऐसा नहीं है कि जो मैं बोल रही हूँ आप उसको उसी लहजे में लिखो, नहीं, आप उसको अपने शब्दों में यूज़ करो जिस तरीके से आप उस चीज़ को समझ पा रहे हैं। तो मैंने इसको क्या लिखा, मैंने इसे अपने शब्दों में लिख दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है तत् धन टीका। यहाँ पे देखिए जो ता लिखा है तो आप समझ गए ये ता वर्ग है, और ता वर्ग जब है तो ये किस में परिवर्तित होगा, ये टा में परिवर्तित होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आया है, ये टा वर्ग आया है, टा वर्ग आया है ना। यहाँ पे अगर आपका कौन सा वर्ग होता, अगर यहाँ पे चा वर्ग होता तो आपका ये कौन सा सूत्र चला जाता, इस्तोष्टु नाष्टु वाला सूत्र यहाँ पे लगता। लेकिन यहाँ पे टा वर्ग है तो नियम जो कहता है वो है कि अगर दंत सा और ता वर्ग के साथ साथ अगर जो है पहले या बाद में मूर्धन्य सा या टा वर्ग हो तो यहाँ पे कौन सा सूत्र लगेगा, यहाँ पे बनेगा इस्तोष्टु नाष्टु, इस्तोष्टु नाष्टु वाला सूत्र लगेगा। और यहाँ पे ता वर्ग की जगह पे ये टा वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने बनाया भी है, ता किस में परिवर्तित हो रहा है, टा में परिवर्तित हो रहा है। अगर यहाँ पे ता की जगह दा होता तो ये किस में परिवर्तित होता, डा में परिवर्तित हो जाता। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, तत् टीका, और इसको आप इस तरीके से, ये इसका शुद्ध रूप है। अगर तोड़ेंगे तो आप इसको जोड़ेंगे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर हमें जो सार्थक रूप मिलता है वो यही मिलता है। इस दोनों तरीके से लिखा जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखिए, उद्धन डयनम। उद्धन डयनम लिखा है तो ये जो है ये किस वर्ग का है, ता वर्ग का है। ता वर्ग से ही तो दा आया है, ता था दा, यानी कि दा किस वर्ग में आता है, ता वर्ग में आता है। तो आप ये तो समझ गए। और यहाँ पे लिखा है डयनम, आप बताइए डा जो है किस वर्ग में आता है। अगर कोई पूछे डा किस में आता है तो ये आएगा आपका टा वर्ग में। तो आप फौरन समझ जाएंगे ये तो इष्टोष्टु नाष्टु वाला जो है सूत्र है, इष्टोष्टु नाष्टु वाला सूत्र यहाँ पे लगेगा, क्योंकि ये टा वर्ग की बात कर रहा है। तो जब टा वर्ग की बात कर रहा है तो इसमें नियम कहता है कि अगर यहाँ पे दा है तो दा के स्थान पे
टा वर्ग से कौन सा वर्ड आएगा, वो डा वर्ड आएगा। इसके पहले आप थोड़ा सा वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं कि डा के स्थान पे कौन सा वर्ड मैंने लिखा था, डा दिया था, तो यहाँ पे डा आएगा। तो इस हिसाब से यहाँ का जो संधि बनेगी वो क्या बनेगी, उड्डयनम, जिसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, उड्डयनम। समझ में आया। इसी तरीके से पेष्टा का है। पेष्टा का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो पेष्ट धन ता, और यहाँ पे जो है ये मूर्धन्य सा है, आप जानते हैं, और यहाँ पे ये यहाँ पे मूर्धन्य सा है और ये ता वर्ग है। तो ता वर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा, टा वर्ग में परिवर्तित होगा, और ये तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि नियम यही कहता है मूर्धन्य सा है। अगर यहाँ तालव्य सा होता तो क्या होता, तालव्य सा होता तो यहाँ पे कौन सा सूत्र लगता है, स्तोष्टुनाष्टु वाला सूत्र लगता, लेकिन यहाँ मूर्धन्य सा है तो कौन सा सूत्र लगेगा, स्तोष्टुनाष्टु, ये सूत्र लगेगा। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, पढ़ने में अंतर समझ में आएगा, और इस वजह से यहाँ पे क्या बन जाएगा, पेष्टा बन जाएगा। ऐसे ही देखिए कृष्ण का भी उदाहरण है, आप देख सकते हैं, कृष्ण धन नह, और नह का जो परिवर्तित रूप होगा टा वर्ग में वो बनेगा ड़ा। आप बैक करके देख लीजिएगा एक बार वो चार्ट जिसमें मैंने बताया है किस वर्ड की जगह कौन सा वर्ड परिवर्तित होके आएगा, तो वो बनेगा डा, और जब इनको हम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, कृष्णा बन जाएगा। तो ये आपको व्यंजन संधि में समझ में आया। व्यंजन संधि में अगली जो संधि है वो है जशत्व संधि। जशत्व संधि, कभी कभी प्रश्न पूछ सकता है कि जशत्व संधि जो है वो कौन सी संधि है, यानी कि स्वर संधि के अंतर्गत आता है, व्यंजन संधि या फिर विसर्ग संधि। तो ये जशत्व संधि जो है ये आपका किस में आता है, ये आपका आता है व्यंजन संधि में। अब यहाँ पे जो जशत्व लिखा है सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। तो जशत्व में से आप जश को लीजिएगा और आप समझेंगे जशत्व जो लिखा है इसमें जश जो है ये प्रत्याहार है, और प्रत्याहार, फिर प्रत्याहार की बात आ गई। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ, जो लोग पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं, माहेश्वरा सूत्र नहीं पढ़े हैं, वो प्लीज़ जाके पहले की वीडियोस देखिए, वहाँ से माहेश्वरा सूत्र पढ़िए, वहाँ से प्रत्याहार को जानिए, तभी आपको ये आगे की चीज़ें आपको समझ में आएंगी। बहुत ही महत्वपूर्ण है आपको प्रत्याहार समझना, माहेश्वरा सूत्र समझना, तभी आप इस चीज़ को समझ पाएंगे यहाँ जश क्यों मैंने लिखा है। तो चलिए देखते हैं, जश की बात जब हो रही है तो जश का मतलब हुआ कि जश शब्द के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं। तो इसमें आता है आपका ज, ब, ग, ड़, द, ये इतने वर्ड आते हैं, यानी कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ड इसमें आता है जश प्रत्याहार के अंतर्गत। अब आगे बढ़ते हैं, ये इतनी लाइन आपको क्लियर हुई जशत्व संधि में। जशत्व संधि है, और जशत्व संधि की बात करें तो सबसे पहले जानिए कि जो जश प्रत्याहार है इस संधि में ही लिखा है। इसका मतलब होता है ज, ब, ग, ड़, द, ये सारे वर्ड आते हैं और ये प्रत्येक वर्ग के तीसरे वर्ड हैं। अब बात करते हैं जशत्व संधि की। तो ये दो प्रकार की संधियां होती है। जशत्व संधि जो है वो दो प्रकार की होती है, और वो दो प्रकार कौन कौन से हैं। पहला है पदांत जशत्व संधि, दूसरा है अपदांत जशत्व संधि। ठीक है, जशत्व संधि दो प्रकार की होती है, एक है पदांत जशत्व संधि, दूसरा है अपदांत जशत्व संधि। पदांत की अगर हम बात करें तो इसका एक सूत्र है झलाम जशो अंते। याद रखिएगा, जितना भी ये सूत्र बता रहे हैं सब बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिना सूत्र के आप इसमें जो है सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और अगर आपको सूत्र याद हो गया तो आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी संधि आराम से हल कर लेंगे कि किसमें कौन सी संधि है। तो जो पदांत जशत्व संधि है इसका एक सूत्र है झलाम जशोवंते। अपदांत जशत्व संधि जो है इसका सूत्र है झलाम जश झसी, ये इसका सूत्र है। तो अब बात करते हैं पहले वाली संधि की। जो जशत्व संधि का जो पहला प्रकार है यानी कि पदांत जशत्व संधि, इसके बारे में पहले हम पढ़ते हैं कि पदांत जशत्व संधि है क्या। तो पदांत जशत्व संधि की अगर हम बात करें तो इसका जो सूत्र है वो है झलाम जशोवंते। अब इसका कहने का मतलब क्या है, इसमें कहते हैं पदांत, पदांत मतलब पद के अंत। तो वही मैंने लिखा है कि पद के अंत में झल प्रत्याहार हो तो, समझ में आया। पद के अंत में कोई भी पद हो उसके अंत में अगर झल प्रत्याहार, कौन सा प्रत्याहार, झल प्रत्याहार हो तो। अब आप कहेंगे झल प्रत्याहार क्या है, तो झल प्रत्याहार जो है इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का चौथा,
तीसरा, दूसरा, पहला वर्ण और शा, शा, सा, हा, ये इतने वर्ड आते हैं किसके अंतर्गत? झल प्रत्याहार के अंतर्गत। टोटल 24 वर्ड आते हैं झल प्रत्याहार के अंतर्गत। तो नियम कहता है अगर पद के अंत में झल प्रत्याहार हो, यानी कि इन जो 24 वर्डों की मैंने बात की है, इन 24 वर्डों में से कोई भी एक वर्ड हो तो झल के स्थान पर जस आदेश हो जाएगा। झल के स्थान पे कौन सा आदेश हो जाएगा? जस आदेश हो जाएगा। ये समझ में आया? झल के स्थान पर जस आदेश हो जाएगा। अगर इन 24 वर्डों में से कोई भी वर्ड आपको मिला तो वहां पर कौन सा हो जाएगा? प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ड हो जाएगा, यानी कि जस आदेश हो जाएगा। अब आप कहेंगे मैंने प्रत्येक वर्ड का तीसरा वर्ड क्यों बोला? प्रत्येक वर्ग का, क्योंकि जस भैया जो जस प्रत्याहार है इसके अंतर्गत जो वर्ड आते हैं वो प्रत्येक वर्ग के तीसरे वर्ड ही आते हैं। अभी मैंने ऊपर आपको तुरंत बताया भी है। चलिए अब इसी को हम आपको चार्ट दिखा के समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने एक चार्ट रूप में बनाया है झल प्रत्याहार, जो मैं अभी आपको समझा रही थी बोल के, उस चीज को मैंने लिख दिया है। तो ये जो झल प्रत्याहार है इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं, ये देखिए यही वर्ड आते हैं इसमें। झ भ घ ध, ज ब ग द, ख फ छ ठ थ, च ट त क प, शा श सा ह, ये इतने वर्ड आते हैं। और आप देख लीजिए इनकी संख्या कितनी है। ये 5, 5 10, 15, 20 और 4 24, यानी कि टोटल जो झल प्रत्याहार है इसके अंतर्गत 24 वर्ड आते हैं। ये 24 वर्ड आप सोचेंगे कैसे मुझे याद हुआ, ये भी सोच रहे होंगे ना कैसे मैम को याद हो गया ये सारे वर्ड, यही सारे वर्ड, क्या रटना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं रटने की जरूरत है। आपको कैसे याद होगा? अगर आपने माहेश्वरा सूत्र याद किया है तो आपको ये प्रत्याहार आसानी से समझ में आ जाएगा। ये बस माहेश्वरा सूत्र ही लिखा गया है। यहाँ पे देखिए झवई घड़ दश, जब गढ़ दश। झवई में या मैंने क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो क्या है? वो इत संज्ञक वर्ड है। और मैंने जो है माहेश्वरा सूत्र में बताया था कि इत संज्ञक वर्ड को हम गिनती में नहीं काउंट करते हैं। जब प्रत्याहार हम लिखते हैं तो उसमें जो है काउंट नहीं किया जाता है। वो जो इत संज्ञक वर्ड होता है उसका लोप हो जाता है। ये सब आपको उसी वीडियो में समझ में आएगी। तो वही मैं बता रही हूँ कि जो माहेश्वरा सूत्र है ना आपका व्यंजन संधि वाले में, तो उसी से ये सारे वर्ड निकले हुए हैं। वही देखिए आप भी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। झमई घड़ धश, जब गढ़ दश, खफ छठत चटतव, फिर ये कपई शशर हल। ये इतना जो सूत्र मैंने पढ़ा उसी सूत्र से ये सारे वर्ड आपको मिलेंगे। जाके एक बार वहां से आप पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया झल प्रत्याहार के अंतर्गत। अब बात करते हैं जश, क्योंकि ये जो झल प्रत्याहार की बात हो रही है, यही 24 वर्ड में से अगर कोई वर्ड आता है तो वो किस में परिवर्तित होगा? इसी जश में परिवर्तित होगा ना। तो जश में आता है ज ब ग ड़ द, यानी कि वर्गों का जो तीसरा वर्ड है वो आता है। ये आपको इतना समझ में आ गया? अब क्लियर हो गया होगा कि मैं बोल क्या रही हूँ और मैंने उस चीज को लिख भी दिया है। अब आगे देखते हैं कौन सा वर्ड किस में परिवर्तित होगा। ध्यान दीजिए, इसीलिए मैंने लिखा है ध्यान दें। लिखा है यहाँ पे मैंने लिखा है झल, यहाँ पे मैंने लिखा है जश। आप भी कंफ्यूज हो रहे होंगे ना, इतने सारे वर्ड हैं तो मैं किस वर्ड, भाई 24 वर्ड हैं और जस में तो आप देखा जाए तो 5 ही वर्ड हैं, तो किस वर्ड के साथ मैं किस वर्ड के स्थान पे कौन सा वर्ड लाऊंगी, ये समझने की दिक्कत होगी आपको भी। इसलिए मैंने सोचा कि ये चार्ट बना दूं ताकि आपको समझ में आए। तो देखिए इसमें कहता है झल प्रत्याहार की अगर हम बात करें तो इसमें चा, छा, जा, झा और क्या है तालव्य शा। एक चीज आप समझिएगा, चा, छा, जा, झा ये क्या है? अगर कोई पूछे ये क्या है तो आप कहेंगे ये तो चा वर्ग है, यानी कि चा वर्ग में जितने वर्ड आते हैं सारा तो आपने लिख दिया, ये चा वर्ग है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि ये चा वर्ग है। लेकिन अब ये शा क्यों यहाँ पे लिखा? आप जानते हैं इस शा का जो उच्चारण है और जो चा का उच्चारण है वो एक ही जगह से होता है, यानी कि इनका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? वो है तालव्य ना। चा वर्ग का भी उच्चारण स्थान तालव्य ही है और शा वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो भी तालव्य है। तो हमने उच्चारण स्थान के आधार पे इन सबको एक साथ रख दिया
और ये जो है किस वर्ड में परिवर्तित होगा, ये जा में परिवर्तित होगा। क्यों? क्योंकि जा जो है ये चा वर्ग के अंतर्गत ही आता है, ये अपने ही वर्ग में परिवर्तित होगा और अपने ही वर्ग के जो उच्चारण स्थान है सेम उसी उच्चारण स्थान में परिवर्तित होगा। आप सोच रहे होंगे शाह को जो है मैम ने यहाँ क्यों नहीं रखा। भाई यहाँ अगर हम रख देंगे तो आप बताइए क्या शाह का उच्चारण स्थान मूर्धा से आप करते हैं इस शाह का? तो कहेंगे नहीं। तो कहाँ से करते हैं भैया? हम इसका उच्चारण स्थान तारु से करते हैं ना। तालव्य शाह तभी तो कहते हैं, जब तारु से हम इसका उच्चारण करते तो इसे हम तालव्य वाले वर्ग में ही रखेंगे ना। तो इसलिए इसको जो है हमने किस वर्ग में रखा? चा, छा, जा, झा और इसी के साथ हमने शाह को भी शामिल किया। यानी कि अगर इन चारों वर्ड में से कोई भी वर्ड आता है, चाहे झा हो, जा हो, छा हो, चा हो या शा हो, ये किस में परिवर्तित होगा? ये जा में परिवर्तित होगा। ये इतना समझ में आया? उसी तरह से आप अगर इसकी बात करें पा, फा, बा, भा, ये किस में परिवर्तित होगा? पा, ये क्या है? ये ओष्ठ है ना, इसका जो उच्चारण स्थान है वो ओष्ठ है। पा, फा, बा, भा, तो ये किस में परिवर्तित होगा? ये ओष्ठ वर्ग, ओष्ठ उच्चारण स्थान में ही परिवर्तित होगा, यानी बा से परिवर्तित होगा। ये सारे इनमें से कोई भी वर्ड आया तो वो किस में परिवर्तित होगा? बा में परिवर्तित होगा। इसी तरह से ये भी है का, खा, गा, घा। आप कहेंगे मैंने का, खा, गा, घा तो ले लिया, हा को क्यों इसमें रखा? क्योंकि हा का जो उच्चारण स्थान है वो भी तो कंठ से ही होता है, इसलिए उच्चारण स्थान के आधार पे हमने इनको इसके साथ रखा। और जब इनके साथ रखा तो इसका जब हम परिवर्तित रूप करते हैं जो कि जस प्रत्याहार के अनुसार बदलेगा, तो ये किस में बदलेगा? ये कंठ वर्ड यानी कि गा, अपने ही वर्ग से ही ये बदलेगा, अपने ही वर्ग के वर्ड से ये बदलेगा, यानी कि गा से इसका परिवर्तन होगा। इसी प्रकार से टा वर्ग का भी है और ता वर्ग का भी है। टा वर्ग यानी कि टा जो है ये मूर्धन्य, टा वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो मूर्धा है और उसी का उच्चारण स्थान ये मूर्धन्य शा भी है। ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत है और इस सा का भी उच्चारण स्थान दंत है। तो आपको ये इतना तो समझ में आ गया इस सा को मैंने क्यों इस वर्ग में रखा है और जो अभी इसका परिवर्तित रूप होगा वो किस किस वर्ड से किसका होगा। ये इतना क्लियर हो गया। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं, नोट के बारे में देखते हैं। मैंने नोट एक लिखा है, सुनिएगा नोट में क्या लिखा है। कहते हैं कि झल प्रत्याहार के बाद, झल प्रत्याहार वही जो 24 वर्ड अभी हमने पढ़े हैं, झल प्रत्याहार के बाद अच यानी कि स्वर हो या हल यानी कि व्यंजन हो या कोई वर्ड हो या ना हो तो भी जश होगा। नियम कहता है अगर कोई झल प्रत्याहार है, झल प्रत्याहार यानी कि वही 24 वर्ड, अगर उन 24 वर्ड में से कोई भी वर्ड है और उसके बाद कोई स्वर आता है, कोई व्यंजन आता है, कोई भी अन्य वर्ड आता है या कोई भी वर्ड ना ही आए तो भी जो है वहाँ पे झल का जश हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे लिखा है अजंतः, अजंतः लिखा है। अब देखिए यहाँ पे जब इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या बनता है? अच धन अंतः बना। अब ये जो चा है ना, ये चा है तो आप जानते हैं ये जो चा है ये किस में परिवर्तित होगा? अभी हमने पढ़ा है ना चा, चा, छा, जा, ये हमने अभी पढ़ा है। तो ये तालव्य शा है और ये किस में परिवर्तित होगा? तो आप कहेंगे तालव्य शा में ही परिवर्तित होगा, यानी कि जश में परिवर्तित होगा। और जस का नियम, जस में जो वर्ड आते हैं वो प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ड आता है, यानी कि आप कह सकते हैं छा जो है चा वर्ग अपने तीसरे वर्ड से परिवर्तित हो जाएगा। समझ में आया? चा वर्ग अपने तीसरे वर्ड से परिवर्तित होगा क्योंकि प्रत्येक वर्ग अपने वर्ड के तीसरे वर्ड से परिवर्तित हो रहा है। तो चा वर्ग का तीसरा वर्ड कौन सा है? तो पढ़िए चा, छा, जा, जा है ना, तो चा किस में बदल जाएगा? जा में परिवर्तित हो जाएगा। अरे भैया वही चीज तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, देखिए चा, छा, जा, झा, शा, तो ये अपने ही वर्ग के तीसरा वर्ड, यही तो है तीसरा वर्ड, तो इसी में तो परिवर्तित हुआ। ये चीज आपको समझ में आया? तो दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं कि कोई भी वर्ड जो होगा वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ड में परिवर्तित होगा, ये समझ जाइए। तो चा जब जा में परिवर्तित हुआ तो क्या बना? अजंतः बना। ये इतना क्लियर हुआ। आगे देखिएगा दूसरा एग्जाम्पल है सुबंतः। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा सुबंतः लिखा है।
जब इसको हम तोड़ते हैं तो क्या बनता है, यहाँ बनेगा सुप धन अंतः। ठीक है, अब बताइए जो पा है ये ओष्ठ वर्ग है, इसका उच्चारण होठ से होता है, ओष्ठ से होता है, आप भी जानते हैं। तो कहेंगे तो ये किस में परिवर्तित होगा, ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित होगा, यानी पा फा बा, बा तीसरा वर्ण आ रहा है ना, पा वर्ग का तीसरा वर्ण बा आ रहा है, तो तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो गया बा, तो क्या बन गया, सुबंत बन गया। ये इतना समझ में आया। आगे देखिएगा, अगला एग्जाम्पल है सडानन। सडानन की बात करें तो इसका जब हम इसका उच्चारण मतलब इसका जब हम विच्छेद करते हैं तो बनता है षट धन आनन। अब आप जानते हैं टा वर्ग जो है ये क्या है, ये मूर्धा है। ठीक है, और टा वर्ग जो है अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि डा में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बना, यहाँ पे डा हो गया तो बना षड, फिर आनन लिखा है तो डा यहाँ पे क्या है, ये व्यंजन है, और जब इसमें स्वर मिलेगा तो क्या बन जाएगा, षडानन। इसी प्रकार से ऋग्वेद की अगर हम बात करें तो ऋग्वेद का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या बनता है, ऋक धन वेद, ऋक धन वेद बना। और ये जो का है ये क्या है, ये आपका कंठ से निकला हुआ है, और का जो है ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित होगा, नियम यही कहता है। तो का जो परिवर्तित हुआ इसका का वर्ग का जो तीसरा वर्ण है वो होता है गा, और जब इसको हम गा करेंगे और वो भी कैसा गा रहेगा, ये पूर्ण व्यंजन रहेगा, यानी कि हलंत के साथ। तो जब इसको हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, री और आधा गा बना, क्योंकि इसमें स्वर नहीं है, और फिर वेद को ऐसे उठा देंगे, उठाकर लिख देंगे, बन जाएगा ऋग्वेद। तो ये आपको समझ में आ गया, जो मैं समझा रही हूँ क्या वो आपको समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, बाकी अगर कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट करके बताइएगा, तो मैं नेक्स्ट डे फिर से इसको समझाने का प्रयास करूँगी। आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ अन्य उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि वागीशः, दिगंबर, सुबीश, जगदीशः, तिबंतः, कृदंतः, चिदानंदः, दिग्गजः, दिग्गजः। ये सारे के सारे वर्ड किसके हैं, याद रखिएगा, ये जितने भी उदाहरण दिए गए हैं ये आपके व्यंजन संधि के हैं, और व्यंजन संधि में जो आपका संधि है जशत्व संधि, उसी के उदाहरण है। और जशत्व संधि में जो पहला वाला है पदांत पदांत जशत्व संधि, उसके उदाहरण है। अब हम बात करते हैं जो दूसरा भेद है वो है अपदांत जशत्व संधि का। अब इसको हम समझते हैं, तो इसका सूत्र क्या है, देखिएगा, इसका जो सूत्र है वो है झलाम जस झसी। उसका सूत्र क्या था, झलाम जशोयन्ते। उसका जो सूत्र था, जो पहला वाला था पदांत जशत्व संधि, उसका सूत्र था झलाम जशोअन्ते, और इसका सूत्र क्या है अपदांत जशत्व संधि का, झलाम जस झसी। अब आप इसको समझिएगा, इस सूत्र में जो कह रहा है वो है क्या। तो झलाम से आप समझिएगा, यहाँ पे मैंने लिखा है कि झल वर्णों के बाद, ध्यान से सुनिएगा, कहता है झल वर्ण, यानी कि वही जो 24 वर्ण हैं, उन वर्णों के बाद झस वर्णों के आने पर झल के स्थान पर जस हो जाएगा। कहता है नियम, अगर 24 वर्ण जो हैं झल वर्ण, इन वर्णों के बाद अगर कोई झस वर्ण आता है तो उसके स्थान पर, किसके स्थान पर, झल वर्ण के स्थान पर जश वर्ण हो जाएगा। जश वर्ण नहीं, जस प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं वो वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। नहीं समझ में आया, अभी समझ में आएगा। नीचे देखिए, जैसे लिखा है झल वर्ण, तो झल वर्ण आपको समझ में आया। झल वर्ण मतलब क्या मैं कहना चाह रही हूँ, झल वर्ण मतलब होता है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और उसके साथ साथ आपके जो ऊष्म व्यंजन होते हैं उन सभी, ये इतने वर्ण आपके झल वर्ण के अंतर्गत आते हैं। ये क्लियर हुआ, अभी पहले भी मैंने इसको समझाया है। अब बात करते हैं झस, ये अभी मैंने नहीं बताया। तो यहाँ देखिएगा, जो झस प्रत्याहार है इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो इसके अंतर्गत आपके आएंगे झ, भ, ग, ढ, ध, ज, ब, ग, ड़, ता। ये इतने वर्ण आते हैं झस प्रत्याहार के अंतर्गत। नहीं समझ में आ रहा है, सिंपल सी ये वाली लाइन याद कर लीजिए।
प्रत्येक वर्ग का तीसरा व चौथा वर्ण जो होता है वो झष प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। अगर आपको ये नियम, ये वाला जो मैंने ग्रीन कलर से जो बॉक्स बना के लिखा है, अगर ये आपको याद रहेगा तो आपको वर्ड रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको वर्णमाला तो अच्छे से आता है कि किस वर्ग में कौन सा वर्ड रहता है। तो उसी के आधार पे आप इनको याद रख सकते हैं। अगर आपको पता है झस, जो झस प्रत्याहार है, इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण आता है, ये आप समझ गए। तो आप भाई यहाँ पे देखिए झ, भ, घ, ढ, ध, ये प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण ही तो है, और नीचे वाला क्या है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण है। जो चीज़ मैंने यहाँ लिखी है शॉर्टकट में, उसी को मैंने यहाँ पे जो है विस्तार रूप में बता दिया। तो आप याद रखिएगा सिंपल सा कि झस प्रत्याहार जो है इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का तीसरा व चौथा वर्ण आता है। ये इतना क्लियर हुआ। और अगर जश की बात करें तो जश का भी आपने पढ़ा ही है कि जस प्रत्याहार जो है इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण आता है। अब आपको झल, झश, जश ये तीनों का अर्थ समझ में आ गया। अब चलिए इसकी संधि हम करते हैं, पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। ध्यान देने की बात क्या है, कहते हैं अस्थाने अंतरमः, अस्थाने अंतरमः की सहायता से उच्चारण स्थान की साम्यता को लेकर जश आदेश होगा। आगे पढ़ते हैं तब समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे पहला उदाहरण है आपका क्रुद्धः, क्रुद्धः लिखा है ना। अब इसको जब आप तोड़ते हैं तो देखिए कैसे टूटेगा ये। जब आप इनको तोड़ेंगे, अगर कभी आ जाए कि क्रुद्धा जो है वो कितने वर्णों से मिलके बना है, तो आप इसको कैसे तोड़ेंगे। कहेंगे का, ये आधा का है, ठीक है, ये पूर्ण आपका व्यंजन हुआ। फिर रा, ये भी पूर्ण व्यंजन हुआ, इसमें स्वर लगा है ऊ, ये जो स्वर, ये ऊ स्वर है ना, ये जो मात्रा लगी है। तो जब हम स्वर को अलग कर देंगे तो ये भी तो अधूरा हो जाएगा, रा हो जाएगा, यानी कि पूर्ण व्यंजन हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका दा है, तो यहाँ पे जो दा है ये अधूरा है, ये क्या है, ये अधूरा है। और यहाँ पे जो धा है वो भी आपका अधूरा है। क्यों, क्योंकि स्वर को हमने अलग कर दिया। एक चीज आपको बताएं, जैसे यहाँ पे ये लिखा है ना, इसको समझने के लिए, जैसे ये दा लिखा है, ठीक है, आपको लगता होगा ये दा पूर्ण है, लेकिन नहीं, यहाँ इस शब्द में देखिए धा लटका हुआ है ना, ये दा जो है ये अधूरा है। अगर कोई पूछे ये जो शब्द लिखा है दा और धा, इसमें पूर्ण शब्द पूर्ण वर्ण कौन सा है और कौन सा अधूरा वर्ण है, तो आप क्या बताएंगे। कहेंगे जो आपको दिख रहा है सीधा सीधा भैया वो अधूरा है, और जो आपको लटका हुआ दिख रहा है वो आपका पूरा है। देखिए दा कहता है भाई हम अधूरे हैं, हमको अपने ऊपर टांग लो, हमको आप अपने ऊपर ले लो, आप हमें सहारा दे दो। तो धा क्या करता है भाई, जब आप किसी को सहारा देंगे, किसी को अपने कंधे पे टांगेंगे तो आपको झुकना पड़ेगा ना। तो धा क्या होता है, झुक जाता है, और जब झुकेगा तो दिखेगा कौन सा, जो उसके ऊपर टंगा है वही नजर आएगा, यानी कि दा नजर आएगा। सिंपल सी भाषा में मैं इसको समझाने का प्रयास कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो आपको दिखता क्या है, दा पूरा दिखता है, धा तो थोड़ा सा दिखता है ना। क्यों धा थोड़ा सा दिखता है, क्योंकि धा ने अपने ऊपर इसको लादा हुआ है, टांग लिया है, इस तरीके से समझिएगा। तो कभी भी अगर कोई आपसे ये चीज पूछता है कि इसमें अधूरा वर्ण कौन सा है, पूर्ण वर्ण कौन सा है, तो इतना ध्यान रखिएगा, जो सीधा सीधा दिख रहा है वो होता है अधूरा, और जो बेचारा लटका रहता है ना, जिसको लोग नजरअंदाज करते हैं, वही है पूरा, वही इसको टांग के इसकी सहायता कर रहा है, अपने ऊपर इसको लादा हुआ है। तो ये इतना आपको समझ में आ गया। तो वही चीज यहाँ पे है, यहाँ पे दा है, फिर धा जो है ये पूर्ण था क्योंकि इसमें स्वर मिला हुआ था, लेकिन जब हम इसको तोड़ते हैं तो स्वर को मैंने अलग कर दिया। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये जो इतना वर्ड है जो मैंने इसको सर्कल बना दिया है, इसको जब हम जोड़ते हैं तो क्या बनता है, का, और का में ये रा जोड़े हैं, ये रा हो गया। और इसमें आप ध्यान रखिएगा, अगर कभी पूछेगा ये जो वर्ड है इसमें कौन सा अधूरा है, तो इसमें जो का है वो अधूरा है। रा जो है इसके साथ ऊ की मात्रा लगी हुई है, रा जो है इसके साथ ऊ की मात्रा यानी कि रा के साथ स्वर मिला हुआ है, इसलिए बेचारा ये लटका हुआ है, का को टांगा हुआ है, समझ जाइएगा। और दा जो है ये अधूरा है, और ये धा जो है इसमें स्वर जब मिल जाता है तो क्या बन जाता है, धा, व्यंजन के जो है विसर्ग के साथ धा बना। ये इतना आपको समझ में आया। अब जब इसका हम संधि करते हैं तो यहाँ पे बना क्रुद्धा, क्या बना, क्रुद्ध बना ना, यहाँ पे अधूरा धा बना। क्यों, आप कहेंगे यहाँ पे तो दा आना चाहिए,
भाई यही तो संधि हो रही है, यही तो यहाँ पे संधि हो रही है, दा कैसे आ जाएगा? दा नहीं आएगा। दा जो है वो अगर दा आ जाएगा तो फिर ये तो दा ही बन जाएगा ना, दा तो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है आपका जब धा रहेगा तभी तो वो दा में परिवर्तित होगा। ये तो यहाँ पे मैंने तोड़ के बताया ना, और ये तो बनाया है। तो जब इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो यहाँ पे ये क्या बनता है? क्रुद्ध धन धा। और जब ये धा जो है इसी को नियम कहता है, जो चौथा वर्ण आता है और तीसरा वर्ण होता है वो अपने ही वो किस में बदल जाता है? नियम के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो नियम कहता है झल वर्णों के बाद, नियम कहता है झल वर्णों के बाद अगर झष वर्ण आए तो झल के स्थान पर जश आदेश हो जाएगा। तो झल आप जानते हैं, झल में कौन सा वर्ण होता है? तीसरा और चौथा वर्ण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जानते हैं जो धा है ये झल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, धा वर्ण, ठीक है, चौथा वर्ण है। और ये जो धा है उसके बाद ये झल प्रत्याहार के अंतर्गत आया धा, क्योंकि उसमें भी नियम कहता है, उसमें जो झल प्रत्याहार है वो तीसरा और चौथा वर्ण है। तो ये चौथा वर्ण आया ना धा, और यहाँ पे भी है, तो ये परिवर्तित किसमें होगा? ये यही वाला तो परिवर्तित होगा, क्योंकि ये क्या है? ये झल प्रत्याहार का वर्ण है। तो जब आज इसको परिवर्तित करेंगे तो धा किस में परिवर्तित हो जाएगा? दा में परिवर्तित होगा। किस में परिवर्तित हो जाएगा? धा जो है ये दा में परिवर्तित हो जाएगा, और जब दा में परिवर्तित होगा तो ये क्या बनेगा? ये आपका बन जाएगा क्रुद्ध, क्योंकि यहाँ पे अधूरा दा है, और ये अधूरा दा है, ये कहता है भाई आप पूरे हो, आप हमको टांग लो, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये इनको अपने ऊपर बिठा लेता है, और क्या होता है जब हम पढ़ते हैं क्रुद्ध, दा पढ़ते हैं फिर धा को पढ़ते हैं ना, तो क्रुद्ध, ये आपका संधि बन गया। इसी तरीके से आप इनको आगे देखिएगा। वृद्धि, वृद्धि के जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो बनता है वृद्ध धन धी, और धा जो है ये किस में परिवर्तित होगा? दा में परिवर्तित हो जाएगा। तो बनेगा क्या? वृद्धि बना। जैसे आप समझ लीजिए, अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही तो आप एक एग्जाम्पल लीजिए। जैसे क्या होता है कि आप मार्केट गए और मार्केट से आप मैगी का पैकेट लेके आए। अब जैसे ये शब्द लिखा है क्रुद्धा, आप इसको समझ लीजिए मैगी का पैकेट है। आप उसके ऊपर देखते हैं ना मैगी बनी हुई होती है, मैगी बनी हुई होती है ना, लेकिन आप उस तरह की मैगी जो उस पर फोटो छपा होता है वो आप बना लेते हैं ना। कब बनाते हैं? जब आप उसको पैकेट को फाड़ते हैं, फिर उसको जब आप बनाते हैं, और बनाने के बाद सेम वो कैसी दिखती है? जैसी उस पैकेट में छपी होती है, समझे? तो वही चीज यहाँ पे कह रहे हैं, ये जो क्रुद्धा है ये बना हुआ है, मैं यहाँ पे इसको तोड़ के बता रही हूँ, यहाँ पे इसको तोड़ कर बता रही हूँ, और फिर उसका निर्माण में करके यहाँ पे बताई कि ये चीज बनी कैसे। जैसे मैगी आप मार्केट से खरीद के लेके आए, आप देखें कि इस पे इस तरीके से बनाई गई है, आपने उसका नियम पढ़ा, जो बताया गया है विधि बनाने का, उसको बड़ा फटाक से आपने वैसे वैसे बनाना शुरू किया, ठीक है। तो बनी बनाई थी, पैकेट आई तो आपको ये पैकेट दिखा, लेकिन फिर पैकेट की तरह ही आपने ये सारे प्रोसेस करके आपने इस तरीके से सेम उसको वैसे ही बना दिया। तो आप नॉर्मल शब्दों में अगर समझेंगे तो उस तरीके से आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कैसे ये किया गया है। वैसे ही इसका एक अन्य उदाहरण है रुड़द धन धी, यानी कि यहाँ पे जो धा है ये परिवर्तित हो जाएगा दा में, और दा जो है तो यहाँ पे क्या बढ़ जाएगा? रुड़द, और दा जो है ये अधूरा है और ये धा पूरा है, तो धा दा को अपने ऊपर बिठा लेता है तो रुड़द्धि बन जाता है। इसके अन्य उदाहरण जो है वो है लब्धा, युद्ध, दुग्धम, बोधा, ये इसके अन्य उदाहरण हैं। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जैसी भी लगी हो बताने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि व्यंजन संधि थोड़ी टफ लगती है। मैंने कोशिश तो पूरी की है कि आपको सरल शब्दों में इसको समझा सकूं, और अगर कहीं कमी रह गई है तो आप एक बार बताइएगा, जिससे कि मैं दोबारा प्रयास करूंगी, और हो सकता है दोबारा अगर मैं समझाऊं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आपको पहली बार में ही समझ में आ गया है तो फिर बहुत अच्छी बात है कि मैंने जो समझाने का प्रयास किया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया। बाकी अभी इसमें व्यंजन संधि कुछ और भी बची हैं। कल जो है इसके आगे की जो संधियां बची हैं व्यंजन संधि में, उनको कल हम देखेंगे, और कल हो सकता है व्यंजन संधि आपकी समाप्त हो जाए। तो कल 3 या 4 या 5 संधियां और बची हैं, कल हम उनको देख लेंगे। और आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। कल मिलते हैं ठीक इसी टाइम 6 बजे। और हाँ, जाते जाते एक और सूचना आपको देते जाएं,
जितने लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं वो प्लीज़ जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। कल उसमें मॉर्निंग में 10 बजे से जीएस की क्विज होती है और उसी के जस्ट बाद संस्कृत की क्विज लगाई जाएगी। और डेली यहाँ कम से कम ले लीजिए 10 से 15 दिन तक लगातार आप संस्कृत की क्विज वहाँ से करिए। और जो भी चीज़ें अभी मैंने पढ़ाई है संस्कृत साहित्य उससे रिलेटेड क्विज जो है वो कल से स्टार्ट कर दी जाएगी मॉर्निंग में। तो अगर आप क्विज करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और कल से वहाँ पे क्विज जो है मॉर्निंग में 10 या 10:30 बजे से होगी। आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा जब आप ग्रुप में जाएंगे तो। और वहाँ से क्विज करिए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए जितना भी अभी तक पढ़ाया गया है। बस यही एक सूचना देनी थी। बाकी आप सभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और साथ ही साथ अपनी तैयारी को और भी अच्छी कीजिए। मिलते हैं कल शाम को 6 बजे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।